बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि हम बेल पिटीशन किस तरह ड्रा करेंगे। हमारे पास बीपीए तो चलो हो गया, वो हमारे पास होता है सेशन कोर्ट से, कोर्ट ऑफ सेशन से। अगर हम रेगुलर बेल फाइल करेंगे तो उसके लिए रेगुलर बेल हम फाइल किस तरह करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम बेल ड्राफ्ट किस तरह करेंगे, कौन सी अदालत में करेंगे। तो इस तरह की ये ज़रूरी बातें आज हमारे इस लेक्चर में डिलीवर किए जाएंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारे पास ये चीज़ है कि हमने अपनी बेल पिटीशन कहाँ पे सबमिट करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने अपने एफआईआर में जाना है और वहाँ पे हमने देखना है कि हमारा एफआईआर बेसिकली किन किन सेक्शन ऑफ लॉ पे कड़ा है या किन किन सेक्शन ऑफ लॉ पे वो बेस करता है। तो अब हमने देखने हैं वो हम जाएंगे सीआरपीसी शेड्यूल 2 में, उसमें हम देखेंगे सबसे लास्ट वाले कॉलम में कि वहाँ पे हमारे पास सिचुएशन इस तरह होती है कि वहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास एक एफआईआर में सेक्शन ऑफ लॉ दो से ज़्यादा है, लेट्स सपोज, उसमें हमारे पास कुछ सेक्शन इस तरह है कि वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है और कुछ हमारे पास ट्राइबल बाय सेशन है सिर्फ, और कुछ हमारे पास होते हैं ट्राइबल बाय सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं। तो हमने इस तरह करना है कि अगर ट्राइबल बाय सेशन उसमें एक भी सेक्शन ऑफ लॉ आता है तो हमने फिर सारे सेक्शन ऑफ लॉ को उस ट्राइबल बाय सेशन के साथ सारे ही सेशन कोर्ट में हमने पिटीशन सबमिट करनी है। और अगर लेट सपोज हमारे पास सेक्शन ऑफ लॉ इस तरह है जिस तरह मेरे इस एफआईआर में है 457 380 पीपीसी, जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास और हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन भी उसे ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी होता है। तो इस सिचुएशन में हमने करने थे कि हमने बेल पिटीशन की शुरुआत जुडिशल मजिस्ट्रेट से करनी है ताकि हमारे पास आगे फॉरम ज़्यादा हो। तो इस वजह से हमारे पास हमने कौन से कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपनी बेल पिटीशन फाइल करनी है, तो वो हमें मिल जाता है सीआरपीसी शेड्यूल 2 के सबसे लास्ट वाले कॉलम में। अब इसके पास हमारे पास हो गई एक तो ज़रूरी चीज़, मैं इस पर टैग लगाते जा रहा हूँ, वो है हमारे पास बिफोर थी हमारे पास ये हो गया, वेट अ मिनट, ये हो गया हमारे पास कॉम्पिटेंट फोरम हमारे पास कौन सा है। उसके बाद हमारे पास हमने जिस मुल्जिम की बेल पिटीशन फाइल करनी है उसका नाम सब कुछ लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है सेकंड पे। फिर उसके बाद हमने उसके साथ क्या लिखना है, हमारे पास एक फोरम, एक प्रॉपर तरतीब होती है बेल पिटीशन के लिखने की। हमने पेज के मार्जिन लेकर बिफोर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ का नाम है वो हमने ऊपर जाके मिडिल में लिखना होता है। फिर उसके बाद मुल्जिम का नाम हमने राइट साइड से शुरू करना होता है। मुल्जिम का नाम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम लिखते हैं एक्यूज्ड पिटिशनर, जिसे उर्दू में कहते हैं मुल्जिम साइल, ये हम आ जाते हैं राइट साइड पे। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है हमारे पास वर्सेस मतलब जिसे हम उर्दू में कहते हैं बनाम है कि किसके ख़िलाफ़ है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हमने लिखना है द स्टेट। अब जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है या नॉन, इसमें जो भी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए हमारे पास, वो उसमें हमारे पास स्टेट पार्टी होता है। जैसे कि उसमें जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे हम उसमें स्टेट पार्टी इस वजह से करते हैं कि एक बंदे का राइट जो है वो उसकी वायलेशन हुई भी होती है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये हमारे स्टेट के फ़राइज़ हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से हम स्टेट को पार्टी बनाते हैं। तो स्टेट के थ्रू ये हमारा स्टेट को हम पार्टी बना देंगे। अब कंप्लेनेंट के साइड पे स्टेट क्या कर रहा है, तो अब चूँकि स्टेट का ये काम ही है कि वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी प्रॉपर्टी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा, तो इस वजह से स्टेट कंप्लेनेंट के साइड पे खड़ा। अब अगर हमारे पास नारकोटिक्स केसेस है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थ्रू उस पुलिस वाले का नाम लिख देते हैं, थ्रू फला सब इंस्पेक्टर, फला इंस्पेक्टर एटसेट्रा। अगर हमारे पास कंप्लेनेंट प्राइवेट है तो हम थ्रू लिख देंगे उसका प्राइवेट बंदे का नाम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट, ठीक है। अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेट्स एक मिनट, ये हो गया हमारा, ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास सब्जेक्ट से पहले हमारे पास
कितने बुनियादी पॉइंट्स हैं जो हमने मिस नहीं करने, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे पास टोटल 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने बिल्कुल मिस नहीं करने। अब इसके बाद आ जाता है, हम लिखते हैं अपना FIR नंबर कि हमारे पास कौन से FIR में सेक्शन ऑफ लॉ है। फिर उसके बाद हमारे पास FIR का नंबर क्या है, क्योंकि हर एक FIR का नंबर होता है। उसके बाद हमने लिखना है ऑफेंसेस के हमारे पास कौन से ऑफेंसेस पे सेक्शन ऑफ लॉ कड़ी है। इसके बाद आ जाता है हम डेट, तो हम यहाँ पे वकूए का डेट नहीं लिखेंगे, डेट ऑफ अक्रेंस हमने नहीं लिखनी, हमने ताकीद के पर्चे वाले डेट लिखना है कि किस डेट पे हमारे पास FIR चॉक्ड हुआ है। फिर उसके बाद कौन से ताने का केस है तो हम वो लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले हमारे पास 11 बेसिक पॉइंट्स है जो रेगुलर बेल पिटिशन ड्रा करते वक्त हमने बिल्कुल मिस नहीं करनी। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। इसके बाद हमारा सबसे ज़रूरी जो टॉपिक है, ज़रूरी पॉइंट जो है वो है हमारे पास सब्जेक्ट, जो कि हमने किसी भी हाल में मिस नहीं करनी। ये हो गया सब्जेक्ट। अब हमारे पास है रेगुलर बेल की हम कर रहे हैं तो हम लिख देंगे कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497 CRPC फॉर द ग्रांट ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल टू द एक्यूज पिटिशनर टिल द डिस्पोजल ऑफ द। अब ये मैं जिस तरह बेल लिखता हूँ तो ये मेरे बेल लिखने के तरीक़ाकार है। अब ये ड्राफ्टिंग जो है बेसिकली एक आर्ट है। मेरी लेक्चर का मतलब है कि आपको बेसिकली समझ आए कि ड्राफ्टिंग होती किस तरह है। तो ये आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मेन पॉइंट्स है जो तकरीबन हर एक वकील इसी तरह लिखता है। इसके बाद हमने लिखना है रिस्पेक्टफुली शेवित। इसके बाद लिखते हैं हम इट इज़ हम्बली सबमिटेड एज अंडर। इसके बाद जो हर FIR के पॉइंट्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है जो आपने हर एक रेगुलर बेल पिटिशन में लिखनी है वो हमारे पास एक ये हो जाता है। हमारे पास पॉइंट नंबर 1 ये आपने मिस नहीं करना, ये आपने हर रेगुलर बेल में लिखनी है। कॉपी ऑफ FIR इज एनेक्स्ड, इसको आपने नहीं भूलना। इसके बाद ये 2 नंबर पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी, ये पॉइंट आपने हर एक रेगुलर बेल में आपने ड्रा करनी है। अगर आप इसे ड्रा नहीं करते तो आपका बेल पिटिशन इस तरह समझा जाएगा कि किसी अनाड़ी बंदे ने लिखा हुआ है, और हम बेसिकली बेल मांगते भी इसी ग्राउंड पे हैं। अब इसके बाद हमारे पास वेट अ मिनट, अब इसमें हमारे पास आ जाता है आगे जो हमने लिखना है वो ये है कि ये भी कि हमारे पास FIR फॉल्स है, फिक्टिशियस है। हम बेसिकली मांगते भी FIR इसी ग्राउंड पे। ये पहले 4 जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। इसके बाद हर एक केस के फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, आपने थोड़ा बहुत उसको टच देना है, पर बाकी आपने कुछ पॉइंट जो है ये आपने ज़रूरी लिखने हैं। अब हमारे पास अगर चोरी का केस है तो बंदे के पर्सनल पोजीशन से कुछ है, वो आप पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। इसके बाद आपने आखिर में ये पॉइंट ज़रूर लिखना है, दैट अदर पॉइंट विल बी रेज्ड एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट। लेट सपोज आपसे कुछ मिस हो जाता है, आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, जैसे साइट प्लान आपके पास अवेलेबल नहीं होता, आपके पास टेंटेटिव असेसमेंट के लिए 161 के स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होते, तो आप जब ये डेट अदर पॉइंट विल बी रेज्ड एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट लिखते हैं, ये आपने लाजिमन हर एक बेल पिटिशन में लिखनी है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपके पास ग्राउंड बढ़ जाते हैं। अगर आप जब खड़े होते हैं ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करें, आप जुडिशल फाइल से जल्दी गान थ्रू करें या आप अपने लिए रिकॉर्ड प्रिंट आउट करें, तो आपको और भी जो पॉइंटें मिल जाएंगी तो आपके पास ग्राउंड हो। इसके बाद आपने जो लिखनी है, हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने प्रेयर लिखना है। प्रेयर आपने जिस तरह सब्जेक्ट में लिखा हुआ होता है, इट इज़ देयर फॉर हमली प्रेयर दैट द एक्यूज्ड पिटिशन में काइंडली बी रिलीज एंड बेल टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। ये हमारे पास ज़रूरी चीज़ है। तो बेल में इतना ख़ास कुछ कोसाइंस है नहीं, बस ये कुछ चीज़ें हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए। इसके बाद आपने सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, बेल पे आपने एफिडेविट देना है और सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर मुलजिम नहीं है, मुलजिम तो जेल में होता है, तो आपने एफिडेविट थ्रू कौंसल दे, आपने सर्टिफिकेट ज़रूर देना है। ये मेरे पास तकरीबन बेल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आप इन पॉइंट पे प्रैक्टिस करें तो आपकी बेल माशाल्लाह से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी बेल पिटीशन लिखने में इतनी ख़ास को साइंस नहीं है, आपने सिर्फ FIR से
चीज़ें आपको पता हो कि मैं चीज़ें कैसे वहाँ से पिक करके यहाँ पे डालूँ।